हेलो 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 स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं। 2018 के क्वेश्चन कर लिए थे बच्चों हमने लास्ट। अब 2017 के सवाल हम लगाने वाले हैं। ठीक है, चलो करते हैं शुरू। 2017 के जितने भी सवाल हैं आज इनको खत्म करते हैं, इनका काम तमाम करते हैं। क्या क्या दिया है जरा देखते हैं बच्चा। सॉल्यूशन। Derive the expression for electric field at a point on the equatorial line of an electric dipole। देखो डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है, आपको इसके जितने भी डेरिवेशन हैं नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। अब आप कहोगे नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो जल्दी ही डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे, वहां से नोट्स आप इसके निकाल सकते हो। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो, तो जल्दी मिल जाएंगे, हो सकता है इसी वीडियो में मिल जाए। चलो, तो ये तो हमें करना नहीं, बस आपको एक बार याद दिला देता हूं कि है क्या ये। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये रहा बच्चा इलेक्ट्रिक डाइपोल, प्लस माइनस उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे r डिस्टेंस दूर, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे फील्ड बताना है कितना होगा। सबसे पहले तो फील्ड कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन भी जरूरी है। देखो माइनस से प्लस की तरफ डाइपोल के पास होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, माइनस से प्लस की तरफ, और इक्वेटोरियल लाइन पे जो फील्ड होता है इस P के अपोजिट होता है। E कितना होता है, तो इसको जब आप प्रूफ करेंगे, डेरिवेशन करेंगे इसका, तो बच्चों ये निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे में R⁴, ये जाएगा आपका। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये इसकी डायरेक्शन होगी बच्चों, इस तरफ डायरेक्शन याद रखो हमेशा P के इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होती है। तो ये डायरेक्शन इस तरफ और इधर हो गया P आएगा। ये सॉल्व करके जब डेरिवेशन करोगे, नोट्स में पूरा का पूरा डेरिवेशन है, आप जहां भी पढ़ रहे होंगे वहां पे भी आपने डेरिवेशन किया होगा। मेन फोकस मेरा यहाँ न्यूमेरिकल कराने पर है। चलो आगे बढ़ो। depict the orientation of the dipole in stable and unstable equilibrium in uniform field। मतलब डाइपोल को कैसे रखें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब रहेगा और अनस्टेबल में कब रहेगा, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। ये भी आपके नोट्स में पूरा लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसको बता देता हूं। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में मैं इसको बता देता हूं आपको। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डाइपोल रखा हो, अब आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन राइट की तरफ हो गई, डाइपोल की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो डाइपोल की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की तरफ। तो जैसे मान लीजिए इधर डाइपोल की डायरेक्शन है, जो उसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वही डाइपोल की डायरेक्शन होती है। तो डाइपोल की डायरेक्शन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है P, तो इसका मतलब इधर होगा इसमें माइनस चार्ज, इधर होगा इसमें माइनस चार्ज, और इधर होगा बच्चों इस पे प्लस चार्ज। माइनस से प्लस की तरफ डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है, तो P इस तरफ है। अब जिस तरफ P है डाइपोल मोमेंट है, उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों की डायरेक्शन एक ही है। अगर दोनों के बीच में एंगल देखा जाए तो वो कितना आ रहा है, थीटा बराबर 0 डिग्री। सर 0 डिग्री का एंगल आ रहा है, तो ये जो 0 डिग्री का एंगल आ रहा है ये होती है इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये हो गई इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, अच्छा दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल बढ़िया दिखाई दे रहा है, बल्कि ये येलो कलर में अब तक जो यूज कर रहा था उससे ज्यादा अच्छा आ रहा है। इसका पता चलेगा यार धीरे धीरे, हम भी तो अभी शुरू किया है ना इसको, तो पता नहीं हमको भी। चलो, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में ये है डाइपोल। याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर डाइपोल आ जाए, डाइपोल की डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी दोनों सेम हो जाए, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में फिलहाल
ठीक है। स्टेबल का मतलब होता है कि वो अपनी जगह, अगर उसको थोड़ा सा हिला भी दे वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। अगर हमने डाइपोल को यहाँ से थोड़ा सा ऐसे हिला भी दिया ना, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, थोड़ा सा इसको खिसका दिया, रोटेट कर दिया, फिर से ये ऐसे सीधा हो जाएगा। ऐसा इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और आपको पता है इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स जीरो होता है और नेट टॉर्क भी जीरो होता है। इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों जीरो होते हैं, तो ये जीरो होता है। तो यहां पे नेट फोर्स, अब आपको फोर्स तो पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हमारे पास यूनिफॉर्म रखा होगा, उसके अंदर डाइपोल होगा, उस पर नेट फोर्स जीरो होता है। लेकिन जब थीटा जीरो होता है तो टॉर्क भी जीरो हो जाता है, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा। अब जब थीटा 0 डिग्री होगा, थीटा को 0 डिग्री रख दोगे यहां, तो साइन 0 की वैल्यू बच्चों 0 हो जाएगी, तो टॉर्क 0 आ जाएगा। इस डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क 0। तो टॉर्क भी 0 है, फोर्स भी 0 है, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम है, लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। रट लो इस बात को, जब भी डाइपोल 0 डिग्री पे होता है, या डाइपोल की जो डायरेक्शन है वही फील्ड की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में बच्चों होता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। अब बात करते हैं जरा, इसने कहा अनस्टेबल की बात करो। अनस्टेबल कब होता है ये? तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में याद रखो, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है फील्ड के। फील्ड तो इधर गया और फील्ड के अपोजिट डाइपोल की डायरेक्शन है, पी की डायरेक्शन है। डाइपोल का डाइपोल मोमेंट पी, उसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट है। मतलब इधर होगा इसमें माइनस चार्ज, तो इधर होगा बच्चों प्लस चार्ज डाइपोल का। इस तरफ पी की डायरेक्शन है। अगर दोनों के बीच में एंगल चेक करें, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री इसके बीच में एंगल है। देखो ई इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड और पी इधर है डाइपोल मोमेंट, दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री। और जब ये 180 डिग्री होगा तो इस पोजीशन को इसकी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अनस्टेबल क्यों? अनस्टेबल एक ऐसी स्थिति होती है कि उस पर नेट फोर्स और नेट टॉर्क तो जीरो होगा उस पॉइंट पर, लेकिन अगर उसको जरा सा हिला दें तो वो अपनी पोजीशन को छोड़कर एकदम घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। जैसे ये डाइपोल रखा है, अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपने इसको थोड़ा सा हिलाया तो ये वापस वहीं आ जाएगा। लेकिन अनस्टेबल में अगर है तो जैसे ही आप इसको थोड़ा सा हिलाओगे तो ये एकदम से ऐसे घूम जाएगा, ऐसे अपनी पोजीशन को छोड़ के चला जाता है, वो होता है अनस्टेबल। और हो क्यों रहा है ऐसा? अगर उसको देखना चाहते हो तो देखो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस माइनस चार्ज पे तो इधर फोर्स लगा रहा होगा। देखो माइनस चार्ज पे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ फोर्स लगा रहा होगा और प्लस चार्ज पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ फोर्स लगा रहा होगा। अब किसी चीज पे इधर से फोर्स लगा दे, इधर से फोर्स लगा दे, तो वो ऐसे अनस्टेबल हो जाएगी ना, ऐसे घूम जाएगी ऐसे। और स्टेबल में इस तरफ फोर्स लगता है, इस तरफ फोर्स लगता है स्टेबल में, इसलिए वो वहीं का वहीं रहने की कोशिश करता है। तो मेरे ख्याल से ये तो मैं पहले भी समझा चुका हूं यार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 47 नंबर। ये भी क्वेश्चन जो है हमारा डेरिवेशन का है। पहले तो डेरिवेशन ही कहा है इन्होंने कि obtain the expression for the torque tau experienced by an electric dipole of dipole moment P in a uniform electric field। हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर एक डाइपोल है, मान लो इधर प्लस चार्ज इधर माइनस चार्ज। तो इस डाइपोल पे लगता है टॉर्क जो इसको घुमाता है। ये टॉर्क जब हम इसका डेरिवेशन करते हैं तो इसकी वैल्यू निकल के आती है पी ई साइन थीटा, जहां थीटा क्या है? थीटा है ये वाला एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड के और डाइपोल के बीच का एंगल। ठीक है, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट इस तरफ होगा, इस तरफ डाइपोल मोमेंट होगा इसका, तो डाइपोल मोमेंट के और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ तभी वैलिड करता है बच्चों, इसे हम प्रूफ भी करते हैं, डेरिवेशन भी करते हैं, इसका नोट्स में है, लेकिन ये फॉर्मूला केवल तभी वैलिड होता है जब ये ई क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है।
यूनिफॉर्म से मीनिंग समझो, यूनिफॉर्म का मीनिंग है ई हर जगह एक जैसा रहता है, एक समान रहता है, कांस्टेंट रहता है, हर जगह एक जैसा, तब जाके ये फॉर्मूला लगता है। अब दूसरा पार्ट इन्होंने यही तो दिया, ये देखो इन्होंने कहा व्हाट विल हैपन इफ द फील्ड वर नॉन यूनिफॉर्म। अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तब क्या होगा। चलो ठीक है, अच्छा इसका जो है पीई साइन थीटा का एक फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में भी है। टॉर्क अगर वेक्टर फॉर्म में निकालना हो हमको तो वो होता है P क्रॉस E, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये पूरा डेरिवेशन कराया जाता है, नोट्स में है आपके पास। अब इसने पूछा अगले पार्ट में कि अगर फील्ड यूनिफॉर्म ना होकर नॉन यूनिफॉर्म होगा तब क्या होगा। ये पूछा है ना, व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा अगर ये फील्ड यूनिफॉर्म ना होकर नॉन यूनिफॉर्म हो। तो देखो अगर नॉन यूनिफॉर्म होता है ना तो फील्ड कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा मान लो इस तरीके का फील्ड है, ऐसा कुछ ऐसा। यहाँ पे लाइनें पास पास है, यहाँ का फील्ड ज्यादा, यहाँ लाइनें दूर दूर हैं, यहाँ का फील्ड कम। तो ऐसे फील्ड को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म जो फील्ड होता है ना, उसमें जब हम डाइपोल को रखते हैं, मान लो डाइपोल को रख दिया आपने इस तरह से, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। मान लो माइनस पे इस तरफ फोर्स लग रहा है F, क्योंकि माइनस पे जो है फील्ड के अपोजिट लगता है, और प्लस पे फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा है, इस तरफ लग रहा है F। और यहाँ का फोर्स F1 है, यहाँ का फोर्स F2 है, दोनों अलग अलग भी होंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह का अलग अलग है। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E2 है, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो यहाँ का फोर्स हो जाएगा Q इंटू E2, और यहाँ का फोर्स हो जाएगा बच्चों Q इंटू E1, Q इंटू E1। अब फोर्स अलग अलग होने की वजह से इस तरफ कुछ और फोर्स है, इस तरफ कुछ और फोर्स है, इस पे एक नेट फोर्स भी आ जाता है जो कि यहां नहीं था। यहां पे देखो फोर्स इस तरफ था QE, यहां पे इस तरफ था QE, दोनों तरफ फोर्स सेम था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह सेम था। तो ये जो नेट फोर्स निकाल रहे थे हम यहाँ पे, ये नेट फोर्स इस पे लग रहा है प्लस का QE, और इस पे लग रहा है माइनस का QE, और दोनों एक दूसरे से कैंसिल, तो ये जीरो, नेट फोर्स जीरो आ रहा था। इसीलिए डाइपोल पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेट फोर्स जीरो होता है। कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड के? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के। बट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे नेट फोर्स जीरो नहीं होता। क्यों? क्योंकि इधर का फोर्स इस फोर्स को कैंसिल नहीं कर रहा है, इनकी तो डायरेक्शन भी सेम नहीं है, डायरेक्शन भी अलग अलग हो सकती है, तो नेट फोर्स जीरो नहीं है यहाँ पे। अच्छा टॉर्क की बात करो तो यहाँ पे टॉर्क आया ये फॉर्मूला पी साइन थीटा, यहाँ पे ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ई जगह जगह बदल रहा है। टॉर्क जो होगा यहाँ का फोर्स अलग होने की वजह से, यहाँ का फोर्स अलग होने की वजह से टॉर्क भी अलग आएगा कुछ। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो बस इन्होंने ये सवाल पूछा था कि क्या होगा अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होने पे एक तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, पहला पॉइंट, और दूसरा जो टॉर्क है, अब वो टॉर्क पीई साइन थीटा नहीं होगा, टॉर्क भी पीई साइन थीटा नहीं होगा बच्चों। बस हो गया, दे दिया हमने इनका जवाब जो इन्होंने पूछा था। चलो बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 2017 का ही क्वेश्चन नंबर 48। जरा देखते हैं बच्चा पार्टी क्या बोला है इसमें। पहला सवाल पढ़ो इसका, ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन होगा, 5 नंबर वाला। इसमें 3 अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं। पहला पार्ट हो सकता है 2 नंबर का हो, दूसरा 1 नंबर का हो, तीसरा भी 2 नंबर का हो, इस तरीके से 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब बोला क्या है, derive an expression for the electric field due to a dipole of length 12 at a point distance r from the center। एक डाइपोल है हमारे पास, ये रहा प्लस माइनस, ये है डाइपोल की एक्सिस, इस पे कहीं सेंटर से r डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, r डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो पहले तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन इधर p है, इसका डाइपोल का डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ होता है, इसी तरफ होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E।
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो क्लियर है हमको। होता कितना है नोट्स में, इसका पूरा डेरिवेशन मैंने करा रखा है। तो इसका जो E का वैल्यू आती है जब हम इसको डेरिवेशन करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे में r3, जहां p क्या है, p है हमारा डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट इन्होंने जो दिया था ये सेंटर 2l, डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं वो आपको पता है। डाइपोल मोमेंट किसी भी डाइपोल का निकलता है, उस पर चार्ज कितना है, चार्ज और इनटू में दोनों चार्ज के बीच का गैप, तो वो है 2l। दोनों चार्ज के बीच का गैप देखो ये दे रखा है इसने यार 2l, ये रहा। तो p आप यहां से निकाल के इसमें रख सकते हो, आंसर आ गया। तो ये तो सीधा सिंपल डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ो। फिर इसने बोला ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ E वर्सेस R, इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच में ग्राफ बनाइए। R जो है L से काफी बड़ा है, मैंने तो ये तो पहले से ही मैंने मान लिया था कि R जो है वो इस L से काफी दूर है, ये डेरिवेशन तभी किया जाता है। अब E और R के बीच में ग्राफ बनाइए, तो हमें यहाँ E और इधर R लेना है, और E को अगर देखें यहां से तो E प्रोपोर्शनल टू बच्चों 1/r³ है। देखो देखो ये रहा E प्रोपोर्शनल टू, इन सारे को कांस्टेंट मान लो, इसको कांस्टेंट मान लो, इसको कांस्टेंट मान लो, तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब E प्रोपोर्शनल टू 1/r³ का ग्राफ ऐसा आता है, E प्रोपोर्शनल टू 1/r³ का ये आता है आपका ग्राफ। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। देखो कुछ ग्राफ हैं जो आपको याद होने चाहिए, जैसे अगर y प्रोपोर्शनल टू x है तो ग्राफ बनेगा इस तरीके की स्ट्रेट लाइन। अगर y प्रोपोर्शनल टू x² है तो ग्राफ बनेगा इस तरीके का पैराबोला। अगर आपका y प्रोपोर्शनल टू 1/x है तो ग्राफ बनेगा इस तरीके का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा। अगर y प्रोपोर्शनल टू 1/x² या x² हो या x³ हो तो भी ऐसा ही बनता है, ये ऐसा ऐसा ग्राफ बनेगा। तो इस तरीके के ग्राफ ही आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। ठीक है, ये होने जरूरी है याद। चलो इसको बढ़ाते हैं आगे। और क्या बोला इसने इसमें, दिस डाइपोल इज कैप्ट इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड E0, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द डाइपोल इन स्टेबल अनस्टेबल। अभी पिछले ही सवाल में सबसे पहला क्वेश्चन आज इसी का था, वो मैं करके आया हूं। तो थर्ड क्वेश्चन हम अभी का अभी करके आए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। और इसमें क्या पूछा है देखो, यूज गॉस थ्योरम टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट लार्ज प्लेन थिन शीट विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। भाई ये एक डेरिवेशन है, फर्स्ट वाला जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया ये एक डेरिवेशन है। और तो ये जो थिन शीट है इस तरीके की होती है, और गॉस थ्योरम से हम पूरी शीट पे चार्ज है, इस तरीके से पूरी शीट पे चार्ज है। ठीक है, और इस शीट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पे देख लो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, और वो निकल के आती है जब डेरिवेशन करते हैं हम इसका, वो आती है बच्चों सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। ये जो पतली शीट होती है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ होता है, इधर भी जाएगा इधर से इधर भी जाएगा, तो इसमें से इधर भी निकल रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है इधर भी। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना देखो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा इसका फॉर्मूला, मतलब यहाँ से r डिस्टेंस पे लूँ तब भी इतना ही है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, थोड़ा आगे चला जाऊं तब भी इतना ही है, r को डबल कर दूं तब भी इतना ही है, इनफाइनाइट तक चला जाऊं तब भी इतना ही है। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म होता है
क्योंकि अगला पार्ट इसमें जो दिया है वो समझो। इसमें बोला है एन इनफाइनाइट लार्ज थिन प्लेन शीट हैज ए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए पॉइंट चार्ज q फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए डिस्टेंस r इन फ्रंट ऑफ द चार्ज प्लेन शीट। ठीक है, मैंने समझ लिया, आप लोग भी एक बार दोबारा से पढ़ लो इसको। वैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को तो डेरिवेशन से आप ये निकाल के ले आओगे, और इसका हम सेकंड वाले पोर्शन में यूज भी करेंगे। जरा समझते हैं इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं। यहां पे दिया ये है कि मान लीजिए हमारे पास ये सर एक प्लेन शीट है, ठीक है, और इस पे पूरी पे चार्ज है। ये थिन प्लेन शीट है, पूरी पे इस पे चार्ज है, और इस थिन शीट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट मान लीजिए P है। ठीक है, हमें इनफाइनाइट से एक चार्ज को उठाना है, Q चार्ज को, और उठा के इसको यहां लेके आना है। तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? देखो, ये इन्फिनिटी पे एक चार्ज रखा है, इनफाइनाइट पे, और इनफाइनाइट से हमें इसको यहां पे लेके आना है। देखो बच्चों, आपको एक बात बताते हैं, इनफाइनाइट से आप इसको यहां से यहां तक लेके आओगे तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? तो इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को उठा के लाने में किया गया जो वर्क होता है वो होता है उस पॉइंट का पोटेंशियल इनटू में वो चार्ज। लेकिन ये तो सर अगले चैप्टर का सवाल है, मतलब अगले चैप्टर में आएगा। हाँ, यहाँ पे दे दिया तो मैं यहाँ करा देता हूं, ठीक है, लेकिन आप इसको समझो। आप इनफाइनाइट से इसको यहां से यहां लेके आओगे तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है, वर्क का फॉर्मूला समझो होता क्या है। W एक्सटर्नल बराबर Q, जिस चार्ज को आप उठा के ला रहे हो, इनटू में डेल्टा V, ये फॉर्मूला होता है। डेल्टा V उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, जहां से आप लेके चले वो पॉइंट कह दो आप, मान लीजिए A, और जिस पॉइंट पर लेके आए वो है P, तो A से P पर, तो Q इनटू में डेल्टा V को लिख सकते हो। फाइनल पॉइंट A से चले P पे आए तो फाइनल पॉइंट है हमारा VP, और माइनस इनिशियल पॉइंट है हमारा V। ठीक बच्चों, अब यहां से Q इनटू में VP माइनस में VA, इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल माना जाता है बच्चों वो 0 माना जाता है। इनफाइनाइट इतना दूर पॉइंट हो गया कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वहां तक जाते जाते बिल्कुल कमजोर हो जाता है, तो इसलिए वहां का पोटेंशियल 0 माना जाता है। तो ये 0 हो गया, तो पोटेंशियल 0 होने की वजह से हमारा जो W एक्सटर्नल आया वो Q इंटू VP आ गया। ये मतलब अगर हमें इसको यहां से उठा के यहां तक लेके आना है तो हमें वो चार्ज लेना पड़ेगा और इनटू में पोटेंशियल उसका लेना पड़ेगा, P पॉइंट का पोटेंशियल लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो कितना है? 0 है। तो सीधी सी बात है, अब हमें ये निकालना है, ये कैलकुलेट करना है। Q हमको दे रखा है, P पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो, वो रख दो, वही हमारा आंसर होगा। अब P पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकाले सर? इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैसा लग रहा है यहाँ पे? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से निकल रहा है ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? जो हर जगह एक जैसा होता है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से शीट में से लगातार निकल रहा है। अब देखो, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज को आप एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हो, ए से बी पे, मान लो ए से बी पर लेके जाते हो चार्ज को उठा के, ठीक है, ए से बी पर लेके जाते हो, तो उन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो देखो, अगर फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हो आप, मैं फील्ड की डायरेक्शन में ही चला देता हूं इसको। मान लीजिए इधर फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन बता रहा हूं। सीधे बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारा यूनिफॉर्म है तो वो होता है माइनस का E बराबर माइनस का डेल्टा V बटे में डेल्टा X। डेल्टा X हो जाएगा उन दोनों पॉइंट के बीच का गैप, और डेल्टा V उन दोनों पॉइंट के, जैसे एक पॉइंट यहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगा हुआ है E,
और ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। आप ए से बी पे चार्ज को लेके जाते हो, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई ए से बी पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए का पोटेंशियल वी ए कह लो, बी का पोटेंशियल वी बी कह लो, तो डेल्टा वी को लिख सकते हो, वी ए से बी पे गए तो फाइनल वी बी हो गया और माइनस में वी ए हो गया और बटे में डेल्टा एक्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हो गया आपका, ऐसे समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन आ गया, माइनस का वी बी माइनस वी ए बटे में डेल्टा एक्स, उनके बीच का है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा दिया हुआ, अब सर एक समस्या है यहाँ पे, डेल्टा एक्स अगर हम इस पॉइंट को P को और इस पॉइंट A को यूज करें, तो P पॉइंट पे पोटेंशियल, A पॉइंट पे पोटेंशियल हमें पता है। चलो इस P A से B पे जा रहे हैं, A से P पे जा रहे हैं, तो VA की जगह तो रख देंगे 0, क्योंकि A पर तो पोटेंशियल 0 है, और P पे जा रहे हैं तो उसकी जगह पोटेंशियल रख देंगे हम P, VP रख देंगे VP। पर इनके बीच के डिस्टेंस कैसे निकालेंगे इन्फिनिटी तक? तो ये वाली डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है, इसे तो निकाला ही नहीं जा सकता, इसको तो बच्चों निकाला ही नहीं जा सकता ये वाली डिस्टेंस। तो ये जहां पे भी सवाल आपको दिया हुआ है ना भैया, मैंने इसको चेक किया काफी जगह मतलब नेट पे भी चेक किया कि इसका सॉल्यूशन क्या लिख रखा है। कुछ लोगों ने बस ऐसे ही तुक्के मार रखे हैं, सही से उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर रखा, मतलब ये गलत दे रखा है वहां पे। क्यों गलत दे रखा है? क्योंकि उन्होंने इस वाली सरफेस का जो पोटेंशियल है वो 0 मान रखा है, जबकि इस सरफेस का पोटेंशियल कुछ तो होगा ना। देखो इनफाइनाइट पे 0 होता है पोटेंशियल, जो चार्ज सरफेस है वहां पे पोटेंशियल कभी 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ का पोटेंशियल V0 होगा, मैंने मान लिया अपनी तरफ से। ये बोर्ड वालों ने क्या मतलब इसका आंसर दिया था मुझे नहीं पता, अब आंसर तो ये बुक वालों ने जो दे रखे हैं उसके हिसाब से जो आंसर लगाया हुआ है वो मेरे हिसाब से गलत है, जो इन्होंने दिया हुआ है वो मेरे हिसाब से गलत है। तो V0 इस सरफेस का पोटेंशियल मान लेते हैं हम, और P का पोटेंशियल मान लेते हैं VP, और तब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। E को रख दो ऐसे ही, VB। अब आप इसे समझो, यहां से आप इसको यहां पे लेके आए हो, ठीक है, लेकिन मुझे P का पोटेंशियल चाहिए, तो आप शीट से लेके और इसको यहां पे लेके जा रहे हो, तो आप इसको VP फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ सरफेस पे पोटेंशियल V0 माना है मैंने, VA को मैंने V0 मान लिया, और बटे में डेल्टा एक्स, इनके बीच का गैप R, ये रहा, ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया। तो यहां से E इक्वल्स टू आ गया माइनस में VP माइनस में V0 और बटे में R, और E की रख दो वैल्यू, ये तो वैल्यू तो रखी नहीं मैंने इधर, E की वैल्यू रख दो। तो E की वैल्यू कितनी है? E की वैल्यू आई थी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसे थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं मैं, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, तो इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी सिग्मा इंटू R बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का VP और माइनस का माइनस प्लस हो गया V0, इसे इधर ले आओ, इसे उधर ले जाओ, तो VP की वैल्यू आ गई, P का जो पोटेंशियल आ गया इसको इधर ले जाओ, V0 माइनस सिग्मा R बटे में 2 एप्सिलॉन, ठीक है, ये P का पोटेंशियल आ गया। अब P का पोटेंशियल ही तो हमें वर्क देगा। देखो वर्क का फॉर्मूला क्या बना था, यहाँ से वर्क, हमें वर्क निकालना है, तो हमने उसको लाने में इन्फिनिटी से यहाँ तक कितना वर्क किया W एक्सटर्नल, तो वो है Q इंटू में VP की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा बच्चों Q इंटू में VP की जगह आ जाएगा V0 माइनस सिग्मा R बटे 2 एप्सिलॉन। अब इन्होंने जो आंसर किया हुआ है उसमें ये V0 नहीं है, मतलब V0 ना होने का मतलब समझ रहे हो, V0 को 0 ले लिया इन्होंने, मतलब जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर यहाँ पे पोटेंशियल 0 ले लिया। अरे यहाँ कैसे यार पोटेंशियल 0 हो जाएगा? पोटेंशियल इन्फिनिटी पे 0 होता है, जहाँ चार्ज ना हो,
जहां चार्ज होता है वहां तो पोटेंशियल जीरो हो ही नहीं सकता, पर बस मान लिया, उसी के हिसाब से आंसर दे दिया, गलत है। अब या तो ये बोर्ड की गलती है कि बोर्ड ने, आंसर तो होना भी यही चाहिए, अब बोर्ड ने उसका क्या आंसर दिया क्या नहीं दिया, बोर्ड तो अपनी बातें खोलता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता, बस डिफरेंट डिफरेंट ने लिख दिया कि ये ऐसा हो रहा है कि जहां पर चार्ज होता है वहां पर भाई साहब पोटेंशियल होता है, तो ये पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, आंसर यही होगा। बस इन्होंने क्या कर रखा है, इस आंसर को इसमें से ये गायब कर रखा बी नॉट। देख भी लेना, ऊपर लिखा हुआ मैंने आंसर, ये इसमें आंसर जो इन्होंने दिया है ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा आंसर। तो ये आंसर जो दिया हुआ है ये तभी आएगा जब उसमें से वी नॉट जीरो कर दोगे, तो मेरे हिसाब से ये गलत आंसर है, मैं नहीं मानता इसको। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। तो चलो बच्चों, 46, 47, 48 और 49, ये 4 क्वेश्चन थे जो हमारे 2017 में आए थे, सारे डिस्कस कर लिए हमने। 2017 के क्वेश्चन हमारे समाप्त। द एंड। लाइक शेयर सब्सक्राइब, सभी बच्चों की हेल्प भी करो यार, आपस में हमारी तो हेल्प करनी है आपको, पर बच्चों की भी आपस में हेल्प करो, एक दूसरे को बताओ, शेयर करो, मतलब शेयर करोगे तभी तो कुछ आगे को बढ़ेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ चलो करना है, बच्चे देख रहे हैं चाह चाह के। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करना है और बच्चों को भी बताना है। ठीक है, मेरी हेल्प होगी और उन बच्चों की भी हेल्प होगी। चलो मिलते हैं कल।